जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज जेएसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। इसमें हम बात कर रहे हैं मेन रूप से अगर देखा जाए तो इसमें प्रैक्टिस सेट हम जो है वो एक टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें से छाहर कहानी की सभी कहानियों को लेकर के हम टॉपिक वाइज एक एक कहानी को हम कवर कर रहे हैं। इसमें से 9वीं कहानी है जो कि कहानी का नाम है नावा छोट जिम्मेदार। ये छाहर कहानी संग्रह की 9वीं कहानी है, इसलिए हमने सेट नंबर 9 इसका नाम रखा है। तो इससे पहले हम लोग 8 जो है वो अलग अलग जो है वो कहानियों को देख लिया है। आज हम बात करेंगे 9वीं कहानी, जिसका नाम क्या है तो नावा छोट जमींदार। ठीक है, इस कहानी का नाम है नावा छोट जमींदार। तो इसमें से हम मुख्य रूप से क्या है कि पूरे कहानियों का एक संक्षेप हम एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद हम आगे बात करेंगे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस सवाल से बन सकते हैं या इस कहानी से बन सकते हैं, वो सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में हम जानते हैं कि आखिर में इस कहानी में है क्या और इससे जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि पहले जो था वो राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो वो राजतंत्र समाप्त होकर के प्रजातंत्र आया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आज भी जो जमींदारी पहले के समय में जमींदारी शोषण अत्याचार होता था, वो क्या इस प्रजातंत्र में पूरी तरह से ख़त्म हो गया है? तो सवाल उठता है नहीं, सिर्फ उसका स्वरूप आज के समय में बदल गया है। तो ठीक उसी प्रकार से जो नावा छोट जमींदार है, इसी के ऊपर यह कहानी है। और साथ ही साथ इसमें एक ऐसे भ्रष्ट दरोगा के बारे में बताया गया है जो कि पूरी कहानी उसी के ऊपर आधारित है। इस कहानी को कौन कहता है तो गाँव के एक अच्छे व्यक्ति होते हैं जिनका नाम क्या रहता है, तो उनका नाम भी हम देखेंगे कि किसके द्वारा यह कहानी जो वो पूरा सुनाया जाता है। ठीक ना, तो वो सारा चीज़ हम एक एक करके सब चीज़ समझेंगे। तो मुख्य रूप से आप इस तरह से समझिए कि कोई भी अखरा हो, सबसे पहले तो एक शब्द यहाँ पे उठा है अखरा। तो अखरा होता क्या है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि अखरा आखिर में हम किसे कहते हैं। तो अखरा 2-3 टाइप से सवाल उठता है कि पहला अखरा में जो होता है वो सांझ बिहान जहाँ लोग जो कुछ बैठो हत, यानी जहाँ पे शाम सुबह जहाँ पे दिन भर लोग जो वो आकर के जमा होते हैं बैठते हैं, उसी को अखरा के नाम से जाना जाता है पहला। दूसरा क्या कि जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं वो सभी का आयोजन भी कह सकते हैं कि वहाँ पे अखरा में देखने को मिलता है। जैसे खास करके कुछ पर्व अगर के नाम हम ले तो जैसे एक आपका आने वाला पर्व है वो है कर्मा, जिसको करम पर्व भी बोलते हैं, है ना। तो करम पर्व में आप देखते होंगे जो करमैतिन होती है, यानी जो लड़कियाँ होती है जो कर्मा पर्व त्यौहार मनाती हैं, तो वो कर्मा जिस समय करते तो वहाँ पे जो गांव में एक गोल इस तरह से, है ना, घूम घूम करके वो अपना कर्म नृत्य प्रस्तुत करते हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का केंद्र भी माना जाता है अखरा जो होता है पूरे गांव का। साथ ही साथ जो भी पर पंचायती गांव में होता है वो भी यहाँ पे कराया होता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है कि एक अखरा में यहाँ पे कई लोग बैठते हैं। अब स्वाभाविक बात है कि कई लोग ऐसे बैठते हैं तो कई तरह की बातें निकल करके आती है। कुछ लोग जो वो कम, जिनके पास ज़्यादा अनुभव है वो कुछ ज़्यादा अनुभव अपना देते हैं, जिनके पास कम अनुभव है अपना अपना अनुभव वहाँ पे साझा करते हैं। कई तरह की बातें होती है ना। कई अगर बात करें तो इधर उधर की कई सारी बातें वहाँ पे निकल करके आता है, चाहे वो शासन राजतंत्र हो, जो भी है ना, अलग अलग तरह की बातें वहाँ पे निकल करके आती है। तो इसी के ऊपर इस कहानी का हम एक बार संक्षेप में आपको समझा देते हैं कि क्या है यह कहानी। तो झारखंड के गाँवों के बीच में अखरा में एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पर विभिन्न किस्म के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक बैठकें, ग्रामीण पंचायत आदि की बैठकें होती है। इसके अतिरिक्त सुबह शाम या कभी कभी दोपहर में भी फुर्सत जब होते हैं तो उस वक्त जो है वो लोग अखरा में आकर के लोग बैठते हैं। वे कहते हैं कि अंग्रेजी राज में जो शोषण अत्याचार पुलिसिया जुल्म जो होता था वह देश की आज़ादी के बाद भी कम नहीं हुआ, बल्कि और भी बढ़ गया है। हाँ, उसका स्वरूप सिर्फ बदल गया है। पहले जो था हो सकता है कि किसी और रूप में था, लेकिन अभी उसका जो वो स्वरूप बदल गया है। क्या बदल गया है? सिर्फ उसका स्वरूप बदल गया है, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म आज भी नहीं हुआ है। जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत, और पहले तो पारदर्शिता बहुत कुछ था भी राजाओं के शासनकाल में, लेकिन अब अभी के समय में अगर देखा जाए तो वो भी पारदर्शिता नहीं देखने को मिलता है आज भी देखा जाए तो। आज के नेताओं मंत्री की तुलना तब के राजाओं से, उस समय के बड़े छोटे जमींदार की तुलना आज के डीसी, कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, दरोगा आदि सिपाही और कई सारे लोगों से किया जाता है। जबकि चौकीदार, वफादार, गुड़ायत की तुलना आज के चौधरी, ओहदार, टिकैत, सामंतों
महतो, गंझू, पदवीर, जो भी पदवीधारी लोग हैं उनसे किया गया है यहाँ पे। इस सिलसिले में गांव का भी एक बूढ़ा जगन्नाथ महतो, जगन्नाथ महतो नहीं, जगन्नाथ चौधरी, माफ़ कीजिएगा, जगन्नाथ चौधरी, यहाँ पे एक नाम आपको याद रखने हैं, जगन्नाथ चौधरी। तो नाम तो यहाँ पे आपको मुख्य रूप से दो ही याद रखना है। कौन कौन सा नाम है? एक तो है जगन्नाथ चौधरी, एक है आपका जगन्नाथ चौधरी, और दूसरा नाम है आपका बलराम सिंह। ये यहाँ पे इस कहानी में दो ही नाम आपको मुख्य रूप से कम याद रखने, एक है बलराम सिंह और दूसरा है जगन्नाथ चौधरी। तो जगन्नाथ चौधरी जो है वो गांव के एक बुजुर्ग होते हैं, है ना। एज इनका लगभग 80 वर्ष से ज़्यादा होता है, जिसके कारण से इनका गांव में जो वो काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान भी रहता है और लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो कहीं ना कहीं जगन्नाथ चौधरी जब बैठते हैं वहाँ पे जाकर के अखड़ा में, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। पूरी पुराने ऐतिहासिक चीज़ें जो है वो कुछ जो है वो आज के जो भी बच्चे हों या जो भी नौजवान वहाँ पे बैठे होते हैं उन सभी के बीच में ये साझा कर रहे होते हैं। और ये सारा कहानी बताते हैं कि पहले के शासनकाल में क्या पहले जो था वो कैसे शासन व्यवस्था चलता था और आज उनमें क्या बदलाव हुआ है, क्या उसमें सुधार हुआ है या और बिगड़ा है। ये सारा दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन ये भी साथ ही साथ बताते हैं कि पहले जो ये सारा अत्याचार होता था, शोषण होता था, कहीं ना कहीं आज भी वो देखने को मिलता है और यहाँ तक कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत और बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से और कई लोगों को तुलना यहाँ पे किया गया, जैसे पहले के नेता, आज के नेता मंत्री जो हैं उनकी तुलना पहले के राजाओं से किया गया है। जो भी बड़े छोटे जमींदार हुआ करते थे उस समय, उसकी तुलना आज के डीसी, कलेक्टर, एसडीओ वगैरह से, ये सभी से किया गया है। जबकि कुछ दरोगा, सिपाही और कह सकते हैं कि चौकीदार, वफादार, गोड़ायत की तुलना जो वो आज के चौधरी, ओहदार, टिकैत, सामंत, ये सभी से जो वो पदवीधारी लोगों से किया गया है। तो इस प्रकार से वहाँ पे सारा चीज़ बताते हैं। इसी क्रम में जगन्नाथ चौधरी जो है वो एक शोषक दरोगा के बारे में बताते हैं, शोषक अत्याचारी दरोगा के बारे में बताते हैं और उस दरोगा का नाम रहता है बलराम सिंह। तो बलराम सिंह के बारे में यहाँ पे जो है वो इसी सिलसिले में गांव में कह सकते हैं कि यह जो वो बताते हैं कि बलराम सिंह नामक एक अत्याचारी दरोगा की कहानी यहाँ पे सभी लोगों से साझा करते हैं। कहते कि वो अपने वर्दी का जो वो दुरुपयोग कर छोटे बड़े सभी लोगों को खूब सताया और घूस लेकर के काफ़ी धन जोड़ लिया, किंतु वह अपने जीवन में उस धन का उपयोग नहीं कर पाया। करता क्या था कि हर 10-15 दिन में वो एक बार क्या करता था, गांव की ओर घूम गया, जहाँ भी छोटा बड़ा कुछ पुलिस चोर वगैरह मिला उसको धर लेता था। जो वास्तविक चोरी करता था या वास्तविक गुनाहगार होता था उसको तो उसे वो छोड़ देता था, लेकिन साथ ही साथ जो उसका कह सकते कि जो गरीब लोग थे उसको सताया जाता था और उससे पैसा जो वो उससे वसूल करता था। तो इस तरह से कई लोगों से इस तरह का शोषण जो वो लगातार वो करता गया, जिसके कारण से क्या है कि उसका शोषण इतना ज़्यादा बढ़ गया कि काफ़ी लोग, लगभग सारे लोग वहाँ पे परेशान हो गए थे। घूस के पैसा से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है, दो तरीके से दुरुपयोग करके अपने वर्दी का, और घर, बड़ा सा घर बना लेता है, गाड़ी बंगला वो अपना सब कुछ कर लेता है, लेकिन पैसा तो कमा लेता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सताया हुआ पैसा रहता है, जिसके कारण से वो उस पैसे का कभी उपयोग सही तरीके से कर ही नहीं पाता है अपने जीवन में। उसके जो बच्चे, जो भी पुतोह वगैरह होते हैं, वो एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जबकि उसका जो वो कह सकते हैं कि उसके सारे बाल बच्चे तो पहले मर गए और अंत में वह भी विभिन्न रोगों का शिकार हो गया और उसकी दर्दनाक मौत इस तरह से हो जाती है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि उसके द्वारा जो भी पैसा कमाया गया उसका उपयोग जो वो अपने जीवन में नहीं कर पाया। यहाँ से सीखने को तो हमको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन साथ ही साथ समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास भी हम लोगों को कह सकते हैं कि छोटे से प्रयास से ही होता है संभव। अगर आप उन चीज़ों की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे ये सारा चीज़ जो वो कई सारा बदलाव देखने को मिलता है। तो चलिए हम एक एक करके इन सवालों को हम देखेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले एक एक करके सारा सवाल हम देखेंगे। इसमें ज़्यादा सवाल तो हम शामिल नहीं किए हैं, लेकिन इसके अलावे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे साझा करेंगे। इसमें से पहला सवाल यहाँ पे बताया गया कि नावा छोट जमींदार कहनी कर लेखक ला गए। तो नावा छोट जमींदार इस कहानी के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा यह लिखा गया कहानी है। चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा इस कहानी को लिखा गया है। यह कहानी किस कहानी संग्रह में है? तो छैहर कहानी संग्रह जो है उसी कहानी का ये एक कह सकते हैं कि कहानी है,
जिसका संख्या कह सकते हैं कि 9वीं कहानी है ना। एक कहानी और इसका लास्ट में बचता है देवता के खाए गले डाकिन, तो उसका भी क्लास जो वो जल्द ही हम लेकर के आएंगे और उसको भी हम कवर कर देंगे। तो इसका जो वो कह सकते हैं कि इसमें टोटल 10 कहानी है और ये 10 कहानी को लिखा है चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा। इस पूरे पुस्तक को लिखा है इसमें। पंचम महतो, इनके बारे में तो आप सभी को पता ही है, पहले से कई लोगों ने पढ़ रखा होगा। फरीश ढर एक पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। संतोष कुमार महतो की जो चर्चित रचना है उसमें से सबसे ज़्यादा चर्चित रचना है वो है एक मौनी फूल। ये आपने पढ़ा होगा, एक मौनी फूल, बैंगन पोड़ा और भी कुछ ऐसी रचनाएं हैं। तो एक मौनी फूल अगर बात करें तो यह एक कविता संग्रह है, एक मौनी फूल, जिसमें से 31 कविताओं को इसमें टोटल शामिल किया गया। जबकि विनोद कुमार की रचना जो वो चर्चित रचना है सोंध माटी, ये आपने पढ़ रखा होगा। इसमें भी 10 कहानी है और इसमें भी 31 कविताओं को शामिल किया गया। हालांकि हम लोगों को इसका सिर्फ कहानी पढ़ना है, गद्य भाग पढ़ना है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा ही लिखा गया है नावा छोड़ जिमीदार। अगला सवाल है कि नावा छोड़ जिमीदार कहानी कौन किताब से लेल गेल है। तो नावा छोड़ जिमीदार यह कहानी जो लिया गया है वो छहर कहानी संग्रह से लिया गया है। तो छहर पुस्तक से इस कहानी को लिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। फरीश डहर को पंचम महतो ने लिखा है। सोंध माटी को किसने लिखा है, तो सोंध माटी के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है सोंध माटी, है ना। तो सोंध माटी के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो विनोद कुमार इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला सवाल है कि नावा छोड़ जिमीदार कहानी कौन सुनावा है। तो इस कहानी को कौन बताते हैं, तो अखरा में बैठ करके जगन्नाथ चौधरी जो वो इस कहानी को पूरा सुनाते हैं और सभी से ये सारा चीज़ जो वो साझा करते हैं, पूरी कहानी को सुनाते हैं। किसके बारे में कहानी सुनाते हैं, तो जो अत्याचारी दरोगा रहता है ना, बलराम सिंह, उसी के बारे में ये पूरा कहानी जो वो बताते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि अत्याचारी दरोगा के की नाम हले। तो अत्याचारी दरोगा का नाम क्या रहता है, तो उसका नाम रहता है बलराम सिंह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी बलराम सिंह उस दरोगा का नाम रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अंग्रेजी शासन बेरक छोट बोड़ जमींदारे तुलना कगर से करल गेले। तो उस समय जो वो जमींदारी जो भी शासन व्यवस्था था वो सारे जमींदारों की तुलना जो किया गया है वो डीसी, एसडीओ, बीडीओ, सीईओ ये सभी से किया गया है। जबकि अगर बात किया जाए जो आज के मंत्री हैं, ठीक ना, ये मंत्री हैं, उनकी तुलना जो वो राजाओं से किया गया है, ठीक ना। वो इसकी तुलना जो वो मंत्री की तुलना जो वो राजाओं से किया गया है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखने हैं। जबकि जो भी छोटे बड़े जमींदार जो हैं उसकी तुलना जो वो डीसी, एसपी, एसडीओ ये सभी से जो वो किया गया है। अगला सवाल है कि जगन्नाथ चौधरी की उम्र कतनक लगभग रहे। तो इनका उम्र जो वो लगभग 80 वर्ष से ऊपर रहता है, 80 बछर से ऊपर के उम्र रहो है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको याद रखना है, जिसके कारण से और इनका उम्र इतना होने के कारण से जो वो सभी लोग उनका जो वो काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। आज एक सरकारी शासन के ककर से तुलना करल गेल है। तो आज की जो सरकारी शासन व्यवस्था है उसकी तुलना जो कब से किया गया, तो अंग्रेजी शासनकाल की जो किया गया है उससे तुलना यहाँ पे किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंग्रेजी शासन काल से किया गया है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था से। और साथ ही साथ जो भी जमींदारी शासन व्यवस्था जो है इसका यहाँ पे बारे में बताया गया है कि उस समय जो जमींदारी शासन व्यवस्था था वो किस तरह से था। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पुस्तकों में कह सकते हैं कि आपको बहुत सारा सवाल मिलेगा, कुछ पुस्तकों में थोड़ा कम सवाल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जो वो इसी के इर्द गिर्द में घूमता फिरता आपको पूछा जाता है। जैसे हम कुछ और एक्स्ट्रा इससे जुड़े हुए हम कुछ सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे अंग्रेज जमाना का राजा तुलना कहानी में ककर से करल गेले, तो मंत्री से करल गेले। कहानी में बोर्ड जिम्मेदार ककरा करल गेले, तो डीसी, कलेक्टर, एसडीओ, दरोगा ये सभी में डीसी की तुलना जो वो बोर्ड जिम्मेदार से किया गया। जबकि छोट जिम्मेदार यहाँ पे जो बताया गया है वो दरोगा को बताया गया है। ठीक ना, नावा छोट जिम्मेदार जिसको किसको बोला गया है, तो नावा छोट जिम्मेदार ककरा कहल गेले, तो बलराम सिंह के यहाँ पे कहल गेले। बलराम सिंह कौन रहे, तो एक थाना के दरोगा रहे। बलराम सिंह की करो हले, तो 10-15 दिने गाँव घूरा हले, चोरी चमारी केस धरो हले और जकर नाम उठतले ओकर से मुठभेड़ भेले, 150 रुपये ली हले। तो इस तरह से उसका जीवन यापन चल रहा होता है। बलराम सिंह असल चोर संगे की करो हले, तो दरअसल वो क्या करता कि जो असल चोर था उसको लय धमका के छोड़ी देता और माँ बहन की जो भी गाली गलौज थोड़ा बहुत कर देता था और 150 रुपये लेकर के वो छोड़ देता था। बलराम सिंह साधु यानी निर्दोषी के की करता, तो निर्दोष लोगों के साथ वो बड़ा अत्याचार करता था।
धारी बांधी के थाना के हाजते ढुकाए देतल, वो थाना ले जाता था। छोड़वैया सभो से 150 रुपये के ताब छोड़ी देतल। ना दिलें तो झूठ मूठ करके कुछ भी लाद देतल, यानी कुछ भी उल्टा सीधा कर करके और एक केस खड़ा कर देता था। बलराम गाँव में एक लोग पर की जुल्म कर बोले, तो कई तरह से ये जुल्म करता था। जैसे नाना रकम एक चोरी डकैती केस लाद देता था, बिना गुनाहे के जेल खटना पड़ता था। साधु लोग के धारे बांधी के थाना के मतलब घुसा देता था, थाना के अंदर कर देता था। इस तरह से उसका जो वो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार जो वो बढ़ने लगा था। बलराम सिंह दरोगा 60 केकर संगे रहो वाले। तो बलराम सिंह दरोगा जो था उसका उठना बैठना जो था वो बड़े लोगों के साथ, यानी छोटका चोर से बड़का डकैत तक उसका जो वो उठना बैठना होता था। बनिया व्यापारी से बड़का काला बाजारी करवैया तक रहता था। सेठ मारवाड़ी जो होते थे उनसे भी उनका कॉन्टेक्ट रहता था। और सभी को कह सकते हैं कि जो भी एक होता है ना कि दिनगा, हफ्तवारी, महीनवारी, ये सब होता है कि बहुत बार आपको फिल्मों में गुंडे द्वारा वसूले जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा सुन करके अजीब लगेगा कि एक दरोगा भी ऐसा कर सकता है, तो ऐसा है और होता है, जो कि कहीं ना कहीं वास्तविक चीज़ों से हम दूर रहते हैं, जो कि हमको उतना नहीं पता होता है। तो ये दरोगा जो था बलराम सिंह, यह भी यही काम करता था। जितना भी बाज़ार में बनिया व्यापारी अगर व्यापार करने वाला लोग रहता था, उन सभी से जो वो दिन का मतलब हो गया, प्रत्येक दिन कुछ पैसा उसको बांध देता था कि इतना तुमको पर डे देना है। हफ्तवारी यानी हर सप्ताह में उसको कुछ बांधा हुआ है, या तो फिर कह सकते हैं कि महीने में, जिसको महीनवारी कहते हैं ना। तो ये रूप में जो वो अलग अलग लोगों से इस तरह से जो वो पैसा जो वो वसूला करता था। बलराम सिंह दरोगा गरीबन के कैसन व्यवहार रखे, तो वो कई तरह से कह सकते हैं कि उस पर अत्याचार और शोषण करता था। पहले पीटता करता था, डरा के 150 ले हले बोल देता था कि नहीं कर दिया तो यह केस लगा करके तुमको अंदर कर देंगे। दारू आपनो पिए ले दारू चुवैया सब के की करें, तो अबकारी पुलिस के लानतल, डेरा के आप अनहों लेतल और आपनो लेवैये के आबकारियों के दिया मतलब क्या हुआ कि अगर दरोगा डायरेक्ट नहीं आ रहा तो जो भी आबकारी पुलिस होते हैं, है ना, जो एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज पुलिस वगैरह जो होते हैं, उन सबको बुलाते थे। साथ ही साथ उस सबको भेज करके वहाँ पे भेजते थे। और किसी तरह से जो भी दारू चुवाने वाले दुकान होते हैं वहाँ पे उन लोगों को जो वो भेज करके और वहाँ से पैसा वसूल वो करते थे। यानी जितने भी तरह के कह सकते हैं कि गलत तरीके से जितना तरह से वो कमा सकता था, वो सारा चीज़ उस पर लागू होता था। लेकिन कुछ ही दिन के बाद दरोगा के की हाल भेल, बड़ तो बन गया, बड़का को बिल्डिंग बनावल, कारो ले ले, तो ये सभी तो कर लिया। लेकिन गरीब दुखा के सतवल से की हाल हले, तो हाथे गोड़े घाव भे गेल, गोटे गाते पानी चढ़ी गेल, यानी पूरा शरीर उसका फूल गया। और बेटा पुतो कार एक्सीडेंट में जहीं तहीं मर, यानी जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहीं पे उनका जो वो निधन हो गया। तो ये सभी कंडीशन जो उसके साथ होता है। बलराम सिंह कर बहू की हाल हली, यानी बलराम सिंह की पत्नी का क्या हाल था। तो बीतल दिने याद करी के कांदा हली कि कुछ दिन पहले हम बड़ा शौक मौज कर हली, और आज जो वो कैसा स्थिति हम लोगों के साथ हो गया है। नावा छोट जिम्मेदार से की सीख हमने के मिले चाहिए। तो चलिए अगला सवाल हम उसी से रिलेटेड है, जो कि सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे बोला गया कि नावा छोट जिम्मेदार कहानी में बोर्ड जिम्मेदार ककरा कहल गेले, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी ये सभी चीज़ों को यहाँ पे जो वो जमींदार से यहाँ पे जो वो तुलना किया गया है। लेकिन बोर्ड जमींदार अगर बोले तो यहाँ पे डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बोले कि जमींदार की तुलना यहाँ पे किससे किया गया है, तो ये सभी से तुलना जो वो जमींदारों से तुलना किया गया। पहले के जमींदार जो होते थे उनकी तुलना आज के इन सारे अधिकारियों से किया गया है। नावा छोड़ जमींदार कहानी से की सीख या संदेश मिला है, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। पहला तो ये मिलता है कि भ्रष्टाचारी ना बने के चाहिए, हम लोगों को भ्रष्टाचार से बचना चाहिए। जहाँ भी जो भी कोई भी पद पे जाते हैं आप ईमानदारी से काम करें। सरकार आपको ये कह सकते हैं कि उतना भी कम तनख्वाह नहीं देता है कि जिससे आपका जीवन यापन नहीं चल सके अच्छे से। तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आपको तनख्वाह सरकार ऑलरेडी पहले से देती है, तो इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत है, जिसके कारण से पूरा जो वो व्यवस्थित तरीके से पूरा शासन तंत्र चल सके। गरीब के न्याय सत्विक चाहिए, कोई भी गरीब हो कोशिश करें कि आप उसकी मदद कर पाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसे सताना ये बिल्कुल भी व्यवहार के अनुकूल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अत्याचार के परिणाम बुरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप अत्याचार करेंगे आज ना कल आपको उसका असर जो वो गलत ही मिलेगा, उसका कभी आपको सकारात्मक कह सकते हैं कि रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी पॉजिटिव रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, हमेशा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आपके जीवन में पड़ने वाला है उससे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ई सब है।
ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावे एक दो सवाल और बन सकते हैं इससे जुड़े हुए, जैसे नावा छोड़ जमींदार कहानी कहाँ सुनावल, तो अखरा में सुनाता था। तो सवाल जो वो कई तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं, चाहे तो इसे 20-30 सवाल एक्स्ट्रा बनाया जा सकता है, लेकिन सवाल सभी जो वो वहीं से इर्द गिर्द घुमा फिरा करके उसी से जोड़ करके सवाल बनता है आपसे। तो महत्वपूर्ण सवाल जो वो इतने ही बनते हैं, लेकिन इसके अलावे और चाहें तो आप, और अगर आप बोलेंगे कि इसमें और सवाल जोड़ना चाहिए तो हम इसमें बिल्कुल ही इसमें और भी सवालों को ऐड करने का प्रयास करेंगे। अगला जब भी हम जो भी सेशन लेकर के आएंगे तो उसमें हम कुछ सवालों को और भी जोड़ देंगे। एक नावा छोड़ जिम्मेदार कर कहानी शुरू हेल, एक दिन साइंस पढ़ें कौन विषय पर चर्चा शुरू हेल। तो जब यह कहानी शुरुआत होता है तो किस विषय पर इसकी चर्चा जो है वो किया जाता है, तो राजतंत्र और प्रजातंत्र कर शासन व्यवस्था की तुलना किया गया है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें से बोले कि किसका किसका तुलना किया गया है। तो यहाँ पे राजतंत्र, पहला तो है राजतंत्र और दूसरा है यहाँ पे प्रजातंत्र, ठीक है। तो ये दोनों का जो है यहाँ पे क्या किया गया है, ये दोनों की तुलना की गई है ना, दोनों को तुलना किया गया है, एक दूसरे की तुलना किया गया है। तो याद रखेंगे इसका ये सारी चीज़ों को, ये सारा कंसेप्ट को। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको ढेर सारे खोटा के जो भी अपडेट्स हैं वो सारा अपडेट्स भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको सारा PDF जो वो अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले कहानी को लेकर के, हम जल्दी हाजिर होंगे आपके बीच में। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।